नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि यह इसका वीडियो नंबर 9 है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए दे रखा है, सीता फल खाती है। बी है, राम जाता है। सी है, मेरी गाय काली है। और डी नंबर ऑप्शन है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इन चारों में से कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ विशेषण का प्रयोग हुआ है मेरी गाय काली है, यह वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो हमारा राइट आंसर पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो हमें याद रखना है कि विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण। पहला प्रकार विशेषण का कौन है? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा विशेषण का प्रकार आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा गुणवाचक। तीसरा कौन सा रहेगा? तो तीसरा विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा और आखिरी विशेषण का प्रकार हो जाएगा परिमाणवाचक। आखिरी कौन सा विशेषण का प्रकार? परिमाणवाचक। तो इस प्रकार से ये विशेषण के 4 प्रकार होते हैं और ये चारों नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो यह इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? यहाँ आपने को ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सत्ताधीश, ऑप्शन बी है वाहनारूढ़, सी दे रखा है गंगाजल और डी ऑप्शन है हमारे पास रेखा चित्र। तो इन चारों विकल्प में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? या तो में या पर। क्या होता है? में या पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में जो दे रखा है वाहनारूढ़, इसका यदि विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाहन पर आरूढ़। वाहन पर आरूढ़, और इसमें पर आया है इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। राइट आंसर आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? क्या कह रहा है प्रश्न? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। राइट। अगर इनके जन्म के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था बुलंदशहर। कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था। और बुलंदशहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सन 1689 में इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बुलंदशहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको शुद्ध शब्द कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो आशीर्वाद है ये आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी सारे विकल्प जो है वो अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? मतलब को किसका कारक चिन्ह है? करण कारक है, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का या अधिकरण कारक का? तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक इसका राइट आंसर रहेगा। को जो है वो किस कारक का चिन्ह होता है? तो कर्म कारक का होता है। राइट। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का उपनाम बताना है। तो इनका उपनाम क्या था? निराला था, हरिओद था, अज्ञेय था या गुलेरी था?
तो हमें दे रखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या था, तो उपनाम था इनका अज्ञे। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। निराला किनका उपनाम था, तो निराला था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। निराला किनका उपनाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम था। हरिओत किसका नाम था उपनाम, तो ये था अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओत किसका उपनाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। राइट। और गुलेरी किनका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये किनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है बिहारी के प्रसिद्ध है। बिहारी के क्या प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता है कि बिहारी जी के दोहे प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी जी के पिता का नाम क्या था, बिहारी के पिता का नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो बिहारी जी के पिता का नाम था केशव दास। क्या नाम था, केशव दास इनके पिताजी का नाम था। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपका एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि बिहारी जी के गुरु जी का नाम, बिहारी जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो बिहारी जी के गुरु का नाम था नर हरिदास। क्या नाम था, नर हरिदास जो थे वो बिहारी जी के गुरु थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्या शब्द है हमारे पास, पुनर्जन्म। इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा पुनः धन जन्म। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। और अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो यहाँ विसर्ग है, इसलिए इसमें जो संधि होगी वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो शोक जो है वो किसका स्थायी भाव है, तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। हमारा ए ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का निर्वेद स्थायी भाव होता है। राइट। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है, तो हास्य इसका स्थायी भाव होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न नंबर 12 है सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की, ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी है अवधी भाषा में, सी है खड़ी बोली में, डी है राजस्थानी में। तो सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की, तो सूरदास जी ने सुरसागर की रचना ब्रज भाषा में की थी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास जी की 3 रचना है। 3 रचनाएं कौन कौन सी है, तो सूरदास जी की 3 रचनाएं जो है उनमें पहली है सूरसागर। पहली कौन सी हो गई, सूरसागर। सूरसागर। दूसरी हो जाएगी आपकी सुर सारावली। सुर सारावली, ये दूसरी रचना सूरदास जी की। और तीसरी रचना है इनकी साहित्य लहरी। तीसरी रचना का नाम क्या है, साहित्य लहरी। ये तीनों रचनाएं किसकी है, सूरदास जी की है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 दे रखा है दोहा में कितनी मात्राएं होती है। दोहे में कितनी मात्राएं होती है, तो दोहे में जो मात्राएं होती है वो 24 मात्राएं होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो दोहे के दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। राइट। ये सारी बातें आपको जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। क्या कह रहा है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, समृद्ध होगा, कुलीन होगा, धनी होगा या कर्पण होगा।
तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा कुलीन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समृद्ध किसके लिए प्रयोग होगा? तो जिसके पास अपार धन संपदा हो, जिसके पास अपार धन संपदा हो, अपार धन संपदा जिसके पास होगी उसको कहा जाएगा एक शब्द में समृद्ध। धनिष्ठ किसके लिए प्रयोग होगा? जो पैसे वाला हो, जो बहुत पैसे वाला हो उसको कहा जाता है धनी। और कर्पण जो बहुत कंजूस हो, जो बहुत कंजूस हो उसको कहा जाएगा कर्पण। राइट, आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दात्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। राइट, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अपनों ने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर भी बाकी वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।